सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है पाठ 10 का शेष भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 10 ऋतुराज वसंत उपसर्गा हम पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ के अंदर हमने उपसर्ग का ज्ञान किया। उपसर्ग जैसे अनु, है ना, अनु उपसर्ग, आ, उत, औ, प्र, इन सब उपसर्गों का शब्द और धातु दोनों के साथ प्रयोग सीखा। क्योंकि बच्चों, उपसर्ग जो है वो केवल किसी शब्द के आगे या केवल धातु के आगे ही नहीं जुड़ते, तो शब्द और धातु दोनों के आगे जुड़ते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हमने धातुओं से जुड़े और शब्दों से जुड़े अवयवों का ज्ञान किया था। फिर ऋतुराज वसंत, ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आज हम वार्तालाप के माध्यम से इसको जानेंगे। यानी कि प्रस्तुत जो वार्तालाप हम पढ़ेंगे पेज नंबर 73 से, वहाँ पर हम अरुणा और सारिका के मध्य वार्तालाप पढ़ेंगे, जहाँ वे वसंत ऋतु के महत्व को एक दूसरे को बता रही है। तो देखते हैं वार्तालाप बच्चों। अरुणा, सारिका च परस्परम वार्तालापम कुरुत। अरुणा और सारिका आपस में वार्तालाप कर रही हैं। वार्तालाप यानी कि बातचीत, परस्परम मतलब आपस में, कुरुता मतलब कर रही हैं। सबसे पहले अरुणा क्या कहती है, हे सारिके त्वं किम जानासि यत् भारते षट् ऋतवः भवन्ति। वो क्या कह रही है, किम त्वं जानासि, क्या तुम जानती हो, यत् यानी कि भारते भारत में, षड् ऋतवः मतलब 6, षड् मतलब 6, ऋतवः मतलब ऋतु, मौसम, भवंती मतलब होती है। हे सारिका, क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। तो सारिका क्या कहती है, आम जानामि, हाँ जानती हूँ। तेषाम नामानि, और उनके नाम भी जानती हूँ। तेषाम मतलब उनके, नामानि मतलब नाम, संति मतलब हैं, उनके नाम क्या हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, च। इसमें वसंत ऋतु यानी कि प्लेसेंट मौसम होता है, ना अधिक गर्मी ना सर्दी, यानी कि ये जस्ट सर्दी से बाद वाली जो ऋतु होती है वो होती है और गर्मी की शुरुआत होती है। फिर ग्रीष्म मतलब गर्मी की ऋतु, जहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ती है। फिर वर्षा ऋतु, जहाँ बार बरसात होती है। शरद, वर्षा और सर्दी के मध्य की जो ऋतु है वो फिर शरद ऋतु कहलाती है। फिर हेमंत, हेमंत जहाँ पर गुलाबी सर्दी गिरने लगती है, यानी कि सर्दी की शुरुआत हो जाती है एक तरीके से। फिर शिशिर, जहाँ पर अत्यधिक कड़ाके की जो सर्दी पड़ती है वो शिशिर ऋतु कहलाती है, यानी कि दिसंबर से जनवरी का जो मौसम होता है वो। अरुणा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति। तो वापस वो क्या पूछती है, जब वो ऋतु के नाम बताती है कि वसंत ऋतु कदा मतलब कब, आगच्छति मतलब आती है, वसंत ऋतु कब आती है। सारिका, वसंत ऋतु तो फरवरी मासे आगच्छति। वसंत ऋतु जो है वो फरवरी महीने में आती है। मार्च और फरवरी का महीना वसंत ऋतु के अंदर आता है। फिर वसंत ऋतु तो फरवरी मासे, तू अवयव शब्द है जिसका अर्थ होता है तो। फरवरी मासे मतलब फरवरी महीने में, आगच्छति मतलब आती है। वसंत ऋतु जो है वो फरवरी के महीने में आती है। वसंत ऋतु किम किम भवति। तो फिर अरुणा पूछती है कि वसंत ऋतु के अंदर क्या क्या होता है। तो वापस वसंत ऋतु के अंदर जो है नवीन सुगंधित पवन मंदम मंदम वहती, सुगंधित हवा जो है वो धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि, पेड़ों पर नए नए पत्ते, प्रभवंती मतलब उगते हैं। पुष्पाणि च विकसंति, और फूल खिलते हैं। सर्वत्र सुगंध प्रसरति, सभी जगह सुगंध फैल जाती है। जब नए नए फूल और पत्ते आते हैं तो उनकी जो महक होती है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। प्रसरति मतलब फैल जाती है। पिका आम्र वृक्षेषु उपविशन्ति, पिका मतलब कोयल, आम्र वृक्षेषु मतलब आम के पेड़ पर, मैंगो ट्री, उपविशन्ति यानी कि बैठती हैं। च कूजती, और कुहू कुहू की आवाज करती है, कूकती हैं। वने मृगा इतस्ततः विहरन्ति, वने मतलब जंगल में, मृगा मतलब हिरण, इतस्ततः मतलब इधर से उधर, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। जंगल में हिरण इधर से उधर घूमते हैं। आकाशे खगा उत्पतन्ति, आसमान में पक्षी उड़ते हैं।
जनाः कोकिलानां मधुरम स्वरम श्रुत्वा प्रसीदन्ति। लोग कोयलों की मधुर आवाज सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रसीदंती मतलब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जब इतना सुंदर मौसम होता है तो पक्षी भी प्रसन्न होते हैं और कोयल भी प्रसन्न होकर कुहू कुहू की आवाज करती है। तो उसकी मधुर स्वरों को सुनकर, कोकिला नाम मधुर स्वरम श्रुत्वा, कोयल की मीठी आवाज को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं। सर्पस्य सर्षपस्य पादपेषु, सर्षपस्य यानी कि सरसों का पौधा, पादपेषु मतलब पौधे पर या पौधों पर, नवीनानि पीतवर्णानि पुष्पाणि उद्भवन्ति यानी कि सरसों के पौधों पर नए पीले फूल, उद्भवन्ति यानी कि उगते हैं, पैदा होते हैं, यानी कि सरसों के पौधे पर पीले पीले फूल आना शुरू हो जाते हैं। अरुणा, हे सुरेखे, अस्मिन् काले वातावरण कीदृशः भवति। अस्मिन् मतलब इस समय, अस्मिन् काले इस समय, वातावरणम मतलब मौसम, कीदृशम मतलब कैसा, भवति मतलब होता है। हे सुरेखे, इस समय वातावरण कैसा होता है। तो सुरेखा क्या कहती है, हे अरुणे, हे अरुणा, वसंते न अति उष्ण न अति शीत च भवति। वसंत ऋतु में न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी होती है। उष्ण, अति उष्ण मतलब बहुत अधिक गर्मी, अति शीत मतलब बहुत अधिक सर्दी, न बहुत अधिक सर्दी होती है न बहुत अधिक गर्मी होती है। सूर्य तापोपि सुखदः भवति, सूर्य की जो धूप है वो भी सुख देने वाली होती है, यानी कि अच्छी लगती है हमें, यानी कि सूर्य की धूप में बैठना अच्छी लगता है, वो सहन करने योग्य होती है। जना अस्याम ऋतो सुखम अनुभवति, लोग इस ऋतु में सुख का अनुभव करते हैं, अनुभवंती मतलब अनुभव करते हैं। होलिका उत्सव अपि वसंत ऋतु आगच्छति, होली का जो त्योहार है वो भी वसंत ऋतु में आता है। होली का उत्सव भी, अपि यानी भी, वसंतो मतलब वसंत ऋतु में, आगच्छति मतलब आता है। अरुणा, सर्वासु ऋतुषु वसंतः सर्वोत्तमः ऋतम च अस्ति। अरुणा, सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सर्वोत्तम या सबसे अधिक सुहावनी होती है। सर्वासु मतलब सभी, ऋतुसु मतलब ऋतुओं में, मौसम में, सभी मौसमों में या सभी ऋतुओं में वसंत, वसंत श्रेष्ठ और सुहावनी है। अतः जना, रम्यतः मतलब सुहावनी, अतः जना एतत् ऋतुराजः कथयति, इसलिए लोग इसे जो है ऋतुराज वसंत कहते हैं। इसके बाद बच्चों विशेष, विशेष में वही उपसर्ग का जो सामान्य ज्ञान मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया था वही दे रखा है कि उपसर्ग केवल धातुओं में ही नहीं लगते, अपितु ये शब्दों में भी लगकर उनके अर्थ को बदलते हैं। क्योंकि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के पूर्व मतलब आगे जोड़कर, पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये भी यही कह रहा है कि जो उपसर्ग होते हैं वो केवल धातुओं में ही नहीं अपितु शब्दों में भी लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको शब्द का उदाहरण दे रखा है बच्चों, प्र प्लस देश, प्र उपसर्ग देश के आगे लगा तो क्या बन गया, प्रदेश, अर्थ क्या हो गया, राज्य, विशेष अर्थ बन गया। फिर वी उपसर्ग देश में वापस लगा, देखो बच्चों शब्द एक ही है, आपको बहुत सारे उपसर्ग लगा के विभिन्न शब्द बना के बता रखे हैं। तो देश के अंदर अगर वी उपसर्ग लगा दिया तो विदेश बन गया, यानी कि दूसरा देश है ना, जो अपना नहीं है। उसके बाद फिर अगर उसी में अधि और आ उपसर्ग दोनों लगा दिया तो अध्यादेश बन गया, यानी कि लिखित में किसी नियमावली को जारी करना। फिर सम प्लस देश तो संदेश बन गया, है ना, मैसेज जो हम किसी को देते हैं वो। फिर अ और अन उपसर्ग से विलोम बनते हैं बच्चों। अ और अन जो उपसर्ग है वो हमेशा शब्द या धातुओं के आगे जब लगते हैं तो हमेशा विपरीत अर्थ देने वाली धातुएं बना देते हैं। तो स्वर युक्त शब्दों में हमेशा अन लगता है, यानी कि जिन शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है उनमें विलोम शब्द बनाने के लिए हमेशा अन उपसर्ग को लगाया जाता है। और व्यंजन युक्त जो शब्द होते हैं, यानी कि जिन शब्दों की शुरुआत व्यंजन वर्ण से होती है उनमें उपसर्ग बनाने के लिए जो है अ से शुरुआत की जाती है, यानी कि उनमें विलोम अर्थ बताने के लिए जो है अ उपसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे अनुपस्थित, तो अन प्लस उपस्थित, तो उपस्थिति की जो शुरुआत है वो उ स्वर से हो रही है, इसलिए विपरीत अर्थ बनाने के लिए हमने अनुपसर्ग जोड़ा। देखो बच्चों कई बार हम संधि विच्छेद करते हैं कि यार
अनुपस्थित शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो अपन क्या बोलते हैं, अनुपस्थिति, है ना, अनुपस्थिति अनुप्लस स्थिति। ऐसा नहीं है बच्चों, ये संधि का भी इसमें नियम काम करता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अनुपसर्ग लगा हुआ है। फिर अधर्म, अ प्लस धर्म, अधर्म। उसके बाद बच्चों अभ्यास प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको सही उत्तर पर टिक करना है। जैसे उपविशतु, यानी कि सही जो शब्द है बहुवचन का अर्थ ज्ञान कराने वाली धातुओं का ही हमें इसमें प्रयोग करना है। तो देखो बच्चों इसमें क्या बनेगा, पहला आपके लिए कंप्लीट कर रखा है, तो उपविशत है ना, ये लोट लकार का धातु रूप है बहुवचन का। फिर उसके बाद प्रश्न 1 देखो, विकसति, विकसतः, विकसामः, विकसन्ति, तो इसमें विकसन्ति जो है सही दे रखा है। वैसे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि विकसामः भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है, लेकिन अगर ये प्रथम पुरुष को मान्य कर रहा है तो विकसन्ति सही होगा, और अगर बहुवचन को मान्य कर रहा है तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, विकसामः और विकसन्ति। उसके बाद बच्चों फिर देखो आप, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पततः, उत्पतन्ति, तो उत्पतन्ति सही होगा। फिर थर्ड वाले में प्रहरन्ति सही होगा, बहुवचन है, अंति जुड़ा हुआ है, क्रिया से पता चल रहा है। फिर अनुभवन्ति, इसमें भी अंति जुड़ा हुआ है, बहुवचन का संक्षिप्त रूप है। और फिर अवगच्छामः, अवगच्छामः, यहाँ पर आमः जुड़ा हुआ है तो ये भी बहुवचन का है। फिर बच्चों प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में एक पदेन उत्तर, अध्यापकः कुत्र प्रविशन्ति, अध्यापक कहाँ प्रवेश करता है, तो कक्षायाम, कक्षा में प्रवेश करता है। कह ज्ञान अनुसरति, कौन ज्ञान का अनुसरण करता है, तो विद्वान, विद्वान व्यक्ति हमेशा ज्ञान के पीछे चलता है, अनुसरण करना मतलब पीछे की ओर चलना। जनाः कुत्र सुखम अनुभवन्ति, लोग कहाँ पर जाके सुख का अनुभव करते हैं, तो हिल स्टेशन, पर्वतेषु, पर्वतों के ऊपर, है ना। फिर प्रश्न संख्या 4, ज्ञान कान उद्धरति, ज्ञान से किसका उद्धार होता है, तो जनान, लोगों का उद्धार होता है। फिर वसंते पवन कीदृश भवति, वसंत ऋतु में पवन हवा जो होती है वो कैसी होती है, तो मंदम मंदम, बहुत धीरे धीरे हवा चलती है और बहुत सुहावनी सी हवा होती है, जो ना बहुत ठंडी होती है ना गर्म होती है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 पूर्ण हुआ बच्चों। अब प्रश्न संख्या 3 देखो, प्रश्न संख्या 3 में रेखांकित पदों को अपने को शुद्ध करके लिखना है, यानी कि इसमें जो अंडरलाइन की हुई क्रियाएं हैं वो अशुद्ध हैं, तो हमें कर्ता से शुद्ध क्रिया को पहचान कर बदलना है। जैसे पहला है बालकः विद्यालयात् निर्गच्छतः, तो बालकः बहुवचन है और क्रिया द्विवचन की लगानी है, यानी कि निर्गच्छतः के स्थान पर क्या हो जाएगा, निर्गच्छन्ति। फिर अहम उद्याने विहरामः, कर्ता एक वचन का और क्रिया कौन सी लगी हुई है, बहुवचन की, तो विहरामः की जगह क्या हो जाएगा, विहरामि। उसके बाद लतायाम पुष्पाणि उद्भवसि, पुष्पाणि बहुवचन है, लता के ऊपर बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फूल खिलते हो, क्रिया बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ पर उद्भवंती आ जाएगा। फिर खगो आकाशे उत्पत्ति, खगो द्विवचन है और क्रिया एक वचन की लगा रखी है, तो उत्पत्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा, उत्पततः। फिर भक्तः ईश्वरम प्रणमतः, भगवान, भक्त जो है ईश्वर को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर भक्त एक वचन है और क्रिया द्विवचन की लगा रखी, तो प्रणमति हो जाएगा, है ना, प्रणाम करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 4 में मैच करना है बच्चों, जैसे मैंने आपको कर रखा है, करके बता रखा है, आपको भी वैसे ही मिलाना है, यानी कि क्रियाओं को उनके हिंदी अर्थ से मिलाना है। अनुभवती मतलब अनुभव करते हैं, उपगम में मतलब पास जाकर, आनयति लाता है, अनुसरती पीछे जाता है, निर्गच्छति निकलता है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 जो है वो पूर्ण हुआ। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में उपसर्गा नाम धातुभिः सह प्रयोगम कृत्वा अव्यवपदानि रचयत, यानी कि उपसर्ग धातु के साथ उपसर्ग जोड़कर, फिर आपको यहाँ पर उपसर्ग दे रखे हैं तो आपको केवल धातु लिखकर शब्द बनाने हैं। जैसे विह प्लस हर तो विहरंती बना, प्र प्लस नम प्रणमति बना, अनु प्लस निय अनुनयति बना, उप प्लस स्था। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर आपको पत करना है, ये जो मैंने स्था लिखा है उसके प्लेस पर आपको ये पत धातु लिखनी है, तब जाकर जो आपका रूप बनेगा उप प्लस पत उत्पत्ति रूप बन जाएगा, यानी कि उड़ता है। फिर आ प्लस गम आगच्छति, फिर निर प्लस गम निर्गच्छति,
बेटा जो गम धातु है उसके रूप हमेशा गच्छ से बनते हैं। आप जानते हैं ना बच्चों, ये पढ़ाया है मैंने आपको। ये गच्छ धातु, परिवर्तनीय धातु गच्छ से रूप बनते हैं, तो इसलिए आगच्छति और निर्गच्छति रूप बना। प्रश्न संख्या 5 भी पूर्ण हुआ। प्रश्न संख्या 6 में हमको वाक्यों को संस्कृत में बदलना है। तो हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो हिमालयात से कारक चिन्ह आ रहा है, मतलब अलग होती है वहां से, तो पंचमी विभक्ति लगाई हमने हिमालयात। फिर नदियां बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नद्यः हो जाएगा। फिर उसके बाद निकलती की संस्कृत हो जाएगी निर्गच्छति, तो हिमालयात नद्यः निर्गच्छति। फिर पुत्र पिता की नकल करता है, तो पुत्रः जनकम अनुकरोति। क्री धातु अनु उपसर्ग लगते ही नकल करने के अर्थ में हो जाएगी। संस्कृत भाषा जानते हैं छात्र, तो छात्राः संस्कृत भाषायाम अवगच्छन्ति। फिर राजा दान देकर सुख का अनुभव करता है, तो नृप राजा की संस्कृत हो जाएगी नृप, दानम धृत्वा दान देकर की संस्कृत, और सुखम मतलब सुख, अनुभवंती मतलब अनुभव करता है। फिर रमा विद्यालय से आती है, तो रमा विद्यालयात आगच्छन्ति, तो आगच्छन्ति नहीं आकर आगच्छति आएगा। तो इस तरीके से जो है अभ्यास प्रश्न और प्रस्तुत पाठ जो है पूर्ण हुआ। आपको अभ्यास प्रश्नों को तो बच्चों पुस्तक में ही फील करना है और अनुवाद पीडीएफ से जो है उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी के साथ जो है हमारा प्रस्तुत पाठ पूर्ण हुआ। थैंक यू।